अपनी बात कह लीजिए। मित्रों, आज की जो ये कार्यशाला है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना, हमारे जो टेक्निकल विषय के एक्सपर्ट हैं उनको भी सुना। समय कम था, ये बात भी सही है कि उन्होंने पूरी बात अभी करना बाकी है। अगला जो विषय है वो योजनाओं का है, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी होगा, जानकारी भी होगी। कुछ लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको जानकारियाँ भी होगी। अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो ये है कि नगर विकास के क्षेत्र में आप देखिए, बच्चा जन्म लेता है, ये मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना हुआ ये लाइन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे के जन्म से लेकर के व्यक्ति के मृत्यु तक कोई ऐसा पहलू नहीं है जीवन का जिसमें नगर विकास विभाग की कोई न कोई योजना लागू न पड़ती हो, या यूं करिए सरकार की कोई योजना लागू न पड़ती। बच्चे का जन्म से जन्म प्रमाण पत्र आप देते हैं, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई, आरोग्य की, अस्पताल की, शिक्षा की व्यवस्था करना भी हमारे क्षेत्र में आता है, सफाई हमारे काम में आता है। मृत्यु अंत्येष्टि स्थल हमारे विभाग की एक बहुत प्रख्यात योजना है, जिसका सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जिसका अमल हो रहा है। कई हम लोगों के पास बजट होता है, उसका अंत्येष्टि स्थल का भी हमारे अधिकारी को बताया गया। तो इस प्रकार जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें हम नगर की सेवा नहीं कर सकते हैं या विभाग के पास उसके लिए पैसा न। उसमें भी आप सब जानते हैं कि कुछ योजनाएं जो होती हैं वो केंद्र सरकार पुरस्कृत होती है, केंद्र सरकार से भी उसमें पैसा आता है। कुछ योजनाएं होती हैं जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से, अपने वित्तीय साधनों से आपको मदद करने के लिए चलाती है। अगर हम एक सामान्य बात करें, जैसे हमको सामान्य कोई नगर के अध्यक्ष आते हैं, तो मैं आजकल सबसे कह रहा हूँ और 2-3 बातें मैं विशेष कहता हूँ उनसे कि पहली बात तो ये कि सरकार में कोई पैसे की कमी नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इस बार, पिछली बार थोड़ा सा विलम्ब हो गया, नवंबर दिसंबर आ गया पैसे यहाँ से भेजने में, लेकिन इस बार हमारी मंशा है कि जुलाई अगस्त तक आपको सारी योजनाओं का जो भी पैसा है वो हम आपको सभी निकायों को हम ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए लेकिन तारीख तो बजाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है वो भी समझना जरूरी है। उसके लिए पहली बैठक जब भी आपकी हो या दूसरी बैठक जब भी आपकी हो, उसमें प्रस्ताव बना करके, उसकी पूरी डीपीआर बना करके, उसकी पूरी योजना बना करके, कितना खर्चा होगा, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, वो बना करके जब आप हमको 1 महीने के अंदर दे देंगे, 2 महीने के अंदर तक, तो अपने लिए हम सब मिलकर के, अगर आप सहमत हो तो हम एक समय सीमा निर्धारित करें कि जून महीने के अंदर आपको मोटा मोटा अगर हम बात करें तो योजनाएं क्या है, हमारे अधिकारी मित्र बाकी डिटेल में बताएंगे। लेकिन जल निकासी की योजना है, नाली की रचना करनी हो, उसकी मरम्मत करनी हो, जल निकासी की योजना है, पीने के पानी की योजना है, कान्हा गौशाला की योजना है, अंत्येष्टि स्थल की योजना है, आदर्श नगर पंचायत में आपको सामान्य विकास की योजना है। 241 नगर हमारे 2017 के बाद या तो नए बने हैं या उनकी सीमा में विस्तार हुआ, उनकी सीमा में परिवर्तन हुआ है। ऐसे तमाम नगरों में के लिए हमारी एक मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, जिसमें पिछली साल 600 करोड़ था, इस साल भी लगभग उतना ही पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। ऐसे जो नव विस्तारित या जो नए क्षेत्र आपके नगरों में शामिल हुए हो, वहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करनी हो, सड़क की व्यवस्था करनी हो, कल्याण मंडप बनाना हो शादी विवाह के लिए, ऐसी कोई भी योजना हो तो हमारे पास उसके लिए भी पर्याप्त पैसा है। तो इन सारी योजनाओं, और अगर बड़ी योजना कोई हो पानी पीने की, जैसे महानगर है, जैसे आगरा में मैं अभी पिछले दिनों वहाँ गया था चुनाव के पहले, तो मैं वहाँ कह के आया कि 264 करोड़ की अमृत योजना में वहाँ पीने के पानी की योजना, बहुत बड़ी योजना प्रस्तावित हुई थी, मंजूर हुई थी, प्रस्तावित थी, मंजूर हुई थी 264 करोड़ की। तो ऐसी जो बड़ी योजनाएं हैं
नगर निगमों में या स्मार्ट सिटी की जो की योजना जिन जिन नगरों में लागू पड़ती है वहाँ इस तरह के बड़े काम भी करने की योजना है। मूल मंत्र ये है इस साल के लिए कि आप हमको महीने 1.5 महीने के अंदर अपना प्रस्ताव भेज दीजिए। मैं तो कहूँगा जून के अंदर हमें आपका प्रस्ताव मिल जाए, जिससे कि जुलाई तक में हम अपना कार्य कर लें, क्योंकि हमें भी विभाग पहले उनको देखता है, फिर वित्त विभाग में जाता है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ वो कार्य योजनाएं जाती हैं। तो ये करते हुए हम चाहेंगे कि अगस्त तक 15 अगस्त तक में आपको सारा का सारा पैसा, सारी की सारी योजनाएं हम आपको पैसा दे दें, जिससे कि आप कार्यान्वयन कर सकें। उसके पीछे एक और कारण ये है कि आने वाले वर्ष में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा की जो आचार संहिता है, आपको मालूम है नवंबर दिसंबर में या जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। तो इस प्रकार आपके पास, हमारे पास इस वर्ष वित्तीय वर्ष में काम करने के लिए मार्च आ जाएगा, वित्तीय वर्ष बदल जाएगा, पैसा चला जाएगा, तो मार्च तक में तो आचार संहिता लग ही जाएगी, कोई स्कोप ही नहीं है, बिल्कुल लग जाएगी। उसके पहले हमें कार्य पूरे करने हैं या कार्य शुरू करते हैं। तो हमारे पास अगर अगस्त से देखें तो काम करने के लिए आपके पास 5 ही महीने शेष बचते हैं। और फिर लोकसभा के चुनाव में भी जनता आपसे पूछेगी भाई आपने क्या किया, आपने तो मेरे साहब आपने ये वादे किए थे, अध्यक्ष जी आपने ये वादे किए थे, आपने कुछ तो किया नहीं। तो इसलिए आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम आपको पैसा दे पाएंगे। एक तो ये बात हुई योजना की, किन योजनाओं की क्या शर्तें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या देखना होता है, वो हमारे अधिकारीगण आज जितना समय मिलेगा उसमें थोड़ा बताएंगे। दूसरी बात जो योजनाओं के ऊपर जाकर के मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने, विशेष रूप से देश का एक तरह से उसका आवागमन बदलने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, चाहे स्वच्छ भारत की का कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, चाहे अमृत योजना भी उन्हीं की लाई हुई है, नदियों की सफाई की योजना है। इस तरह से पूरा कायाकल्प करने का देश के नगरों का, गाँवों का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, विकसित भारत बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। अगर हम अपने नगरीय क्षेत्र में इसकी बात करें तो ऐसी सारी योजनाएं, सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि कई बार हम बड़ी शिथिलता से या कई जगह, देखिए सच बात ये है, आप में से कई लोग, मैं एक बार बरेली गया था, बरेली के मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, और ये बात बहुत पहले की है, शायद 7 महीने 8 महीने पहले की है। उसी दरमियान मैं गाजियाबाद भी गया था। दोनों मेयर ने एक मैंने स्वाभाविक बात थी कि चुनाव आने वाले थे, तो मैंने उसी चुनाव की चर्चा की कि भाई साहब कैसा लग रहा है आने वाले निकाय चुनाव में, कैसा रहेगा आपका। दोनों हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं थोड़ा पार्टी के हित में भी बात कर रहा था। उनकी एक बात मुझे अभी भी याद है, माननीय गौतम जी की और माननीय शर्मा जी थी उस समय मेयर गाजियाबाद की, आपके यहाँ में। दोनों ने एक ही बात कहा था और ये कहा था कि भाई साहब जिस तरह से आपने स्वच्छता अभियान शुरू कराया है, माननीय गौतम जी को शायद याद होगी ये बात, आपने जिस तरह से सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच सफाई अभियान शुरू कराया है, अगर ये चुनाव तक चालू रह गया तो हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। सिर्फ एक बात, और ये बात मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से कई लोग और ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार हम चुन करके आवे। आप में से कई लोग तो जो पीछे बैठे हैं बहुत यंग है, बहुत युवा है, किसी भी पार्टी के चाहे वो अध्यक्ष बने हो, उनका भी अपना पॉलिटिकल कैरियर है। एक मंत्र मित्रों आप लेकर के मेरे पास से जाइए, अगर आप सुबह निकल करके अपनी निगरानी में 4 बजे 5 बजे अगर सफाई कराना शुरू करते हो, माननीय किशोर वर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, अहमदाबाद के ये म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। हमने अनेक नगरों में देखा है, जो प्रगतिशील अच्छे नगर हैं, उन जगहों में देखा है कि सुबह 5 बजे सफाई करना शुरू होता है और 7-8 बजे तक तो सफाई पूरी हो जाती है। उसके बाद इतनी गाड़ियां, इतने लोग चलने लगते हैं, चिंको होने लगती है कि झाड़ू लगाना मुश्किल हो। अगर आपने ये काम, खाली ये काम मुस्तैदी से अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में रोज सुबह निकल कर के निगरानी कर लेना, लोगों को टोकना, अपने कर्मचारियों ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई है। मैं तो खुद, मेरा अनुभव है 1.25 साल का,
कि उन्होंने इतनी मेहनत किया है, गर्मी हो ठंडी हो, कई बार मुझे लगता था पूछने में संकोच होता था। हमने जो कंट्रोल रूम यहाँ बनाया है DTC करके, सुबह पूछने का कि कहाँ सफाई हुई, कहाँ नहीं हुई, हमें कई बार संकोच करता था कि इतना सुबह महिलाएं निकल करके सफाई कर्मचारी हमारे मित्र जो है वो सफाई कर रही। लेकिन अगर आपने इस काम को मुस्तैदी से कर लिया तो कोई आपको आने वाले चुनाव में भी कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात कि आप 1 घंटा खड़े रहते हैं, सफाई उसका परिवर्तन आपको दिखने लगता है। नगर विकास का काम ऐसा है कि जैसे ही आप खड़े होते हैं, जैसे ही झाड़ू और फावड़ा चलना शुरू होता है, वहाँ की परिस्थिति बदलना शुरू हो जाती है। हम लोग कई बार दिन भर यहाँ वहाँ करते हैं ऑफिस में बैठ के, कई बार लगता ही नहीं कि हमने आज दिन भर में क्या किया, लेकिन आप अगर 1 घंटा खड़ा रहे तो वहाँ का परिवर्तन आपको दिखने लगेगा। आप अगर एक दिन आपने समय दे दिया तो 4 चौराहों की सूरत बदल जाएगी, 4 तालाबों की सूरत बदल जाएगी। इतनी आपके पास शक्ति है, इतनी आपके पास संसाधन है और आपके पास समझ है। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि योजनाएं तो है ही, लेकिन आपका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट, आपकी व्यक्तिगत भागीदारी, आपकी व्यक्तिगत देखरेख में तो आपकी असल पे खड़ा होकर के काम कराने का कि आपकी अपनी हाजिरी, इसका बहुत असर पड़ता है। ये आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.25 साल में मैंने देखा है कि जो काम मानवीय पुरुषार्थ से हो सकता है, मानवीय शक्ति से हो सकता है, उसमें अगर हम मशीन को जोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं, तो उसमें 1000 गुना उसका परिणाम आता है। जैसे आप लोग आज आए तो आप में से कई लोगों को, ये सभी लोगों के लिए किया गया है, लेकिन काफी कुछ टेक्नोलॉजी आधारित आपको SMS भेजा गया कि इस जगह पे आना है, आप आए तो आपकी एंट्री QR कोड से हो जाए। ये सारी बातें आपके नगर निकाय के व्यवस्थापन में भी, नगर पंचायत के व्यवस्थापन में भी अब टेक्नोलॉजी हम सबको आ गई है, लेकिन उसी में थोड़ा सा एक कदम और आगे चल के कर्मचारियों की हाजिरी हो, चाहे किस मोहल्ले में सफाई हुई, किस मोहल्ले में सफाई नहीं हुई, किस मोहल्ले में हमारा गाड़ी जो है, ट्रैक्टर जो है, ड्राइवर कहाँ लेकर के घूम रहा है, ये सारी की सारी मॉनिटरिंग जो है आप बैठे बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपके नगर निगमों में विशेष रूप से और नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में भी मैंने स्वयं जाकर के देखा है कि 2500, 50 सैकड़ों गाड़ियां जो है वो खड़ी रहती है। मैंने कई जगह पूछा भाई क्यों गाड़ी खड़ी है, टायर इसका पंचर पड़ा हुआ है, इसकी छोटे डिफेक्ट के कारण, छोटे कारणों से वो सारी की सारी गाड़ी, अगर मनुष्य का वो साथ उस मशीन के साथ जुड़ जाए, मशीन जो है उसको आपको मदद करने लगे, मशीन आपके काम में सहायता करने लगे, तो सोचिए आपका काम कितना आगे बढ़ सकता है। लेकिन तो आप वापस जाकर के आप जरूर अपने निकायों में, अपने संस्थानों में इस बात पे जरूर नजर डालिए कि आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं, कितने डंपर हैं, कितने ट्राली है, कितने संसाधन हैं और क्यों उनका उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। कई बार मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है, आप सब के ध्यान में भी होगा ये बात कि डीजल चोरी हमारे नगर निकायों में बहुत बड़ी समस्या है और जितना ही बड़ा निकाय उतनी ज्यादा डीजल चोरी। तो डीजल चोरी होती है इसलिए गाड़ी चलाई नहीं जाती है, डीजल जो है उसका कहीं बिक जाता है या उसका कहीं पैसा उठा लिया जाता है, इसलिए गाड़ी को किसी छोटे कारण से वो करके पंचर करके या कुछ करके डिफेक्ट में डाल दिया जाता है। ये सारा एक पूरा एक चेन है समस्याओं की, जिसमें से आपको अपने निकायों को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही उसका प्रशासन, सही उसका व्यवस्थापन भाइयों बहनों आप कर पाओगे। हम चाहते हैं कि आपका कार्यकाल सफल हो, हम चाहते हैं कि आप यशस्वी हो, क्योंकि आपको यश मिलेगा, आपका काम अच्छा होगा तो पूरे राज्य का काम अच्छा होगा, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। वही कर्मचारी जो हमारे होते हैं, सभी कर्मचारी कोई गड़बड़ नहीं है, उनकी भी थोड़ी सी चिंता आपको करनी पड़ेगी। हमारे जो सफाई कर्मी मित्र होते हैं, बड़ी छोटी पगार में वो काम करते हैं, उसमें भी दयाजनक स्थिति ये है कि आपके कई निकाय ऐसे हैं जिसे आप जैसे ही पहली मीटिंग करेंगे, जैसे ही आपने कार्यभार संभाला होगा, आपके ध्यान में आया होगा कि कई निकाय तो ऐसे हैं जिनमें कई महीने में सफाई कर्मियों की तनख्वाह नहीं हो पाती। आपके वित्तीय संसाधन को आपने ऐसा उसको तोड़ मरोड़ दिया गया है कि पैसा जो जाता है कहीं यहाँ वहाँ खर्च हो जाता है और पगार
पगार तक नहीं निकल पाती कर्मचारियों की, अपने गरीब सफाई मित्रों की भी। तो इसमें भी आपको जैसे हम आप अपने घर के पैसे का व्यवस्थापन करते हैं, ऐसे आपको उसका व्यवस्थापन करना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों यहाँ से राज्य स्तर से 2-3 विशेष व्यवस्थाएं की है, जिनमें आप थोड़ा सहयोग करके उसमें भी आप इनिशिएटिव लीजिए, ये आवश्यक है। हम जो सफाई कार्य सुबह करने का मैंने आग्रह किया है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने डेडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया हुआ है। लखनऊ से चलता है, हमारे अधिकारी 5 बजे उठ करके उसकी मॉनिटरिंग कि कौन सफाई कर्मचारी कहाँ सफाई कर रहा है, कौन सुपरवाइजर कहाँ निकल के काम देख रहा है, वो सब मॉनिटर करते हैं। उसमें अभी तक हम लोग अधिशासी अधिकारियों को लगभग 760-62 हमारे जो निकाय है उनको हफ्ते पहले हम सबको बुलाते थे, लेकिन फिर लगा कि सबको रोज बुलाना ठीक नहीं है ऑनलाइन। उसमें हमने 7 भाग, हफ्ते में एक दिन 100 के आसपास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी उसमें उपस्थित होने का एक टाइम टेबल हमारे निदेशक कार्यालय से बनाया गया है। उसमें आप भी जुड़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप बैठे हमें उसमें आपके अपने लोगों की बातें सुने, कहीं कोई अच्छा काम हो रहा होगा, बेस्ट प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, वो आपको सीखने को मिलती है, उसमें आप भी जुड़े, ऐसा मेरा न्योता है, आग्रह है। दूसरी बात, हमने एक संभव नाम की एक पोर्टल बना करके जन सुनवाई को हमने प्राधान्य दिया है अपने कार्य प्रणाली में। और वही आग्रह मैं आपसे भी कर रहा हूँ कि आप सप्ताह में जरूर एक दिन निकालिए जो आपका पूर्व प्रचारित समय हो कि मेयर साहब आज इतने बजे से हम लोगों ने टाइम टेबल दिया हुआ है, वही टाइम आप फॉलो करके ज्यादा अच्छा होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष को और नगर पालिका अध्यक्ष को हमने कहा है कि आप सोमवार को 10 बजे से आप जन सुनवाई करिए, और आप ये बोर्ड पर लगवाइए कि आज हमारे अध्यक्ष जी या अध्यक्षा जी जो है इस जगह पे इस कार्यालय के इस रूम में अपनी जन सुनवाई करेंगे, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार मेयर के लिए हमने कहा है कि मंगलवार को 10 बजे आप भी अपने कार्यालय में पूर्व निर्धारित समय पे, पूर्व निर्धारित जगह पे आप बैठने की आदत डालिए कि हाँ आज तो मेयर साहब मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बरसात हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आज मेयर साहब से हमको 10 बजे मिल करके जाना है। तो ये आप अपने नगर में एक प्रैक्टिस में तो डालिए। वही प्रैक्टिस हमने मंत्री के रूप में भी पूरा 1 साल मैंने किया है, और आगे भी करने का मेरा वो है। संभव नाम का एक हमने पोर्टल बनाया हुआ है, उसमें ऑनलाइन हम अधिकारियों को, अपने नगर आयुक्तों को, अधिशासी अधिकारियों को मैं रखता हूँ, दूसरी तरफ मैं अर्जदारों को भी रखता हूँ, शिकायतकर्ता को रखता हूँ ऑनलाइन। तो बुधवार को, सोमवार को नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष से मैं उम्मीद करता हूँ, मंगलवार को मेयर साहब से उम्मीद करता हूँ, बुधवार को, सभी बुधवार को ऐसे नहीं हो पाता, लेकिन महीने का एक बुधवार जो है मैं स्वयं बैठता हूँ। जो आपके यहाँ से बच जाता है काम, जो नहीं हो पाया आपके स्तर पे, जिसका निराकरण, उन समस्याओं को मैं अपने स्तर पे सुनने की कोशिश करता हूँ। तो ये जन सुनवाई की एक पूरी श्रृंखला हमें आपको खड़ी करनी है। तीसरा आग्रह मेरा है कि हमने बड़ी मेहनत करके 1533 नंबर का एक टोल फ्री नंबर भारत सरकार से मैंने लिया था। अब 4 नंबर वाली डिजिट वो टोल फ्री नंबर नहीं मिलता है, अब 8 डिजिट का, 7 डिजिट का ऐसे मिलता है, लेकिन वो अंतिम मौका था, हमको मिल गया। 1533 हमने लगाया था, एक बड़ा नंबर भी है, कुछ 8-9 डिजिट वाला, लेकिन जो 4 डिजिट का 1533 नंबर है वो हमने अपने यहाँ सेट किया, फिर नगर निगमों में सेट हुआ, नगर पालिकाओं में सेट हुआ, नगर पंचायतों में कई जगह बाकी है वो टेलीफोन लाइन का सेटअप बनाना। सब कुछ तैयार है, खाली आपको एक जगह, एक टेबल, एक कमरा निश्चित कर देना है, स्टाफ निश्चित कर देना है कि उसमें 24 घंटे लोग थोड़ा बैठा करें। 1533 जन फरियाद के लिए, जनता की शिकायत के लिए हम लोगों ने मुकर्रर किया है, तो उसकी व्यवस्था को भी आप जरा स्वयं अपने मार्गदर्शन में उसकी मॉनिटरिंग कर लें, तो जनता के लिए बड़ा सुविधाजनक होता। 1533 जिसे 1090 है, अन्य शिकायतों के लिए कहीं फायर का नंबर होता है, कहीं पुलिस का नंबर होता है, वैसे ही होगी। तो ये सब आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग आप जितना करेंगे, जितना कराएंगे, आपका काम बहुत आसान होगा।
अंत में मैं अपने अधिकारियों को भी समय देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग भी अपनी बातें कहना चाहेंगे, भले 10 मिनट लेट हो। अंत में मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले भी कहा गया कि अब चुनाव पूर्ण हो चुके हैं। चुनाव में हमारे कोई पक्ष रहा होगा, कोई विपक्ष रहा होगा, लेकिन वो सब समय पूरा हुआ है। हम सबको मिलकर के, हमें आपको मिलकर के अपने अपने नगरों का विकास करना है। हमें उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है मित्रों। भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है। इस मंशा के साथ हमारी पूरी टीम, आप मानोगे नहीं कि इस मंशा के लिए कम से कम 15 दिन से मैं कई अधिकारियों को जानता हूँ जो अच्छे ठीक से सोए नहीं, ठीक से खाना नहीं खाए। तो इतनी मेहनत करने वाली हमारी बड़ी कमिटेड टीम है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी टीम को भी उसी तरह से मोटिवेट करें। हम आपके लिए हैं, हमारे लायक जो भी आपको सेवा होगी हम अवश्य करेंगे। सरकार में धन का अभाव नहीं होता है और नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ भी कोई आवश्यक कार्य होगा उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा आपको। एक चीज और आपको भी करनी होगी, वहाँ भी हम मदद कर सकते हैं। अनेक नगरों में, खास करके बड़े नगरों में कोई न कोई प्राइवेट कंपनी, चाहे तो भारत सरकार की कंपनी होगी, ये कई प्राइवेट कंपनी होगी, या चाहे जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती है वो भी ऐसी कंपनी है। जैसे मथुरा की बात करूँ, विनोद जी, तो आप मथुरा की आपकी रिफाइनरी है, ऑयल की रिफाइनरी है। आगरा में भी बहुत सारे होंगे, गाजियाबाद में बहुत सारे होंगे, लखनऊ में बहुत, ज्यादातर नगरों में कोई न कोई या तो राज्य सरकार की इकाई होगी या केंद्र सरकार की इकाई होगी, या तो कोई प्राइवेट कंपनियां वहां से रही। उनसे आप अपने नगर के विकास के लिए एक ठोस कार्य बताते हुए उनसे CSR का पैसा आप अवश्य मांगे और उनसे आग्रह करें, नहीं भाई देखिए हम नए चुन के आए हैं, हमें काम दिखाना है, हमें अपने नगर का विकसित करना है। हमारे नगर विकास मंत्री जी ने कहा है, हमारे राज्य सरकार के मंत्री करने का है, आपको हमें CSR देना पड़ेगा। आप प्रस्ताव उनके पास भेजिए, अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं करने की आवश्यकता होगी, हमारा ध्यान आकर्षित करिए, हम भी आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि जन भागीदारी से बहुत सारे कार्य कराए जा सकते हैं। मैं ये बात जब से मंत्री बना हूँ तब से ये बात मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी चौराहे का सुशोभन करना हुआ, अब अपने पास संसाधन कम है, अपने पास पैसा कम पड़ता है, लेकिन अगर वहाँ के आप किसी व्यापारी एसोसिएशन को, किसी व्यापारी पीढ़ी को, किसी शैक्षणिक संस्था को, किसी अस्पताल बड़ा हो, वहाँ उसको अगर आप उसको दत्तक दे दें उस चौराहे कि भाई साहब ये आप जो है चौराहा, आप इसको सुंदर कर दीजिए, आप इसका मेंटेनेंस करिए और एक छोटा मोटा आप अपना बोर्ड लगा दीजिए कि फलाना अस्पताल, फलाना स्कूल, फलाना व्यापारी संस्थान। मैंने ये सब चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी को करते हुए देखा है। अहमदाबाद जैसे विकसित नगर में, पैसे वाले लोगों के नगर में भी उन्होंने उस जमाने में निर्मा से आग्रह करके हमारे जैसे अधिकारियों से कहवाया था कि निर्मा वाले को फोन करो, उनके सामने जो चौराहा है उसको वो दत्तक ले लें। ऐसा मैं एक उदाहरण में याद आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे तमाम कंपनियां, तमाम व्यापारी पीढ़ी होती हैं जिनको आप कहेंगे तो आपकी बात को टालेंगे, बल्कि उनको गर्व होगा कि हाँ चलो इसी बहाने हमारा नाम हो जाएगा। तो उसका मेंटेनेंस भी करते हैं, आपको आदमी भी नहीं लगाने पड़ते हैं। उनके पास 50 ऐसे आदमी है जो घूमते रहते हैं, उनके बाद मरीजों का मेंटेनेंस करते हैं, उन्हीं आदमियों में से एक आदमी उस पर लगा देंगे वो लोग। तो ये खाली थोड़ा कहने की आवश्यकता है, एक कदम चल करके किसी के पास पहुंचने की आवश्यकता है। जन भागीदारी में, जन सहयोग में बड़ी ताकत है, समाज में बड़ी ताकत है। एक आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात पूरी करूंगा, वो है कान्हा गौशाला चलाने की बात। अभी हमारे जो मित्र है कान्हा गौशाला, या यूँ कह लीजिए गौशाला खोलने के लिए हमारी योजना है, हम पैसा भी देते हैं, लेकिन कई बार गायों के व्यवस्थापन में कमियां रह जाती हैं। इसे स्वीकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितनी सेवा करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, ये बात एकदम सत्य है, मेरी बात। हम बेहतर सेवा कर सकते हैं इन पशुओं की, गायों की। मैं समाज का सहयोग लेने के लिए आपको कह रहा हूँ। अभी जैसे भूसे का सीजन था, आपको बरसात आ जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हैं, तो आप भूसा मांग सकते हैं। लोगों का थोड़ा सा आह्वान करिए, अपने ग्रामीण बंधुओं से कहिए, गांव के किसानों, MLA साहब से कहिए, MP साहब से कहिए कि भाई साहब अपने जिला क्षेत्र में किसानों को कह करके थोड़ा भूसे की मदद करवा दीजिए हमारे गायों के लिए। ये सब लोग देने को तैयार। आप जानते हैं
कि गाय, अगर आप नाम ले लिया अपने गाय की, गंगा की, तो अपने देश में जनमानस ऐसा है कि कोई नाम नहीं बोलता है। इस जैसे एक मंदिर की सेवा करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं, वैसे ही गाय की और नदियों की सेवा करने के लिए लोग आ जाते हैं। आपके कहने की देर है जैसे ही, तो ये भी आप जरा कानून गौशालाओं का भी आप ध्यान रखें। दो विषय और है, एक शैक्षणिक संस्था है और जो हमारी स्वास्थ्य विषयक संस्था है। कई बार हम ये मैं स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ, हमारे नगरों में 3 जो सबसे गंदी जगह देखने को मिलती है वो क्या क्या है, मेरा जो अपना अनुभव है, एक तो है नगर का बस स्टेशन, दूसरा है नगर का अस्पताल, तीसरा है नगर का स्कूल। और समस्या विडंबना ये है कि हम लोग ये मानते हैं, नगर विकास के लोग ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बस स्टेशन है तो बस विभाग की, गृह विभाग की जिम्मेदारी है, अस्पताल अगर है तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, स्कूल है तो शिक्षा विभाग की। लेकिन आपके नगर में है, आपकी शोभा बिगाड़ रहा है, इतना तो आपको दिखना चाहिए। भाई उनके पास साधन नहीं है मान लीजिए, तो क्या आप 2 आदमी को लगा के सफाई नहीं करा सकते उसकी? आपके पास हजारों सैकड़ों की फौज है। एक दिन आप सप्ताह में अगर एक दिन आपने ध्यान दे दिया तो स्कूल के बच्चे आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं, वहाँ का टॉयलेट थोड़ा साफ हो जाए, वहाँ अस्पताल है कोई, वहाँ थोड़ा सा वैक्सीन छिड़ा जाए, कोई सफेदी हो जाए वहाँ। तो ये सब नगर आपका है, आप उसके नगरपति हैं, आप उसके प्रथम नागरिक हैं, आप उसके मालिक हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आपके नगर में कोई भी संस्था आती है, या तो उनको टोक करके करवाइए, उनको आग्रह करिए कि भाई नहीं आप सफाई करिए और करवाइए, साफ करके हमें अपना स्कूल दिखाइए। अगर वो नहीं करते हैं, आप खड़ा ला करके थोड़ा समाज की मदद दे करके आप ये काम करवाइए। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, मैंने खुद के, आप में से कई अनुभवी मेरे साथ यहाँ लोग बैठे हुए, कई अध्यक्ष लोग कई बार के रह चुके हैं, जहाँ आप इंटरेस्ट ले लोगे वहाँ परिस्थितियाँ परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। यही आपके काम की सबसे बड़ी अच्छाई है कि आपको जो संतोष मिलता है, आपको उस कार्य को करने का जो आत्मसंतोष होता है, उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं कर सकता हो, उसका कोई मूल्य नहीं। तो आप सबको एक बार फिर से मैं शुभकामना देते हुए अभी अपनी बात एक पूरी करता हूँ। कुछ और बातें अगले सेशन में भी मैं करूँगा। हमारे कुछ अधिकारीगण भी आपको कुछ टेक्निकल योजना विषय बातें बताएंगे। मैं चाहूँगा कि आधा घंटा और सुन करके ही हम लंच के लिए वेट करें।